बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स और इसमें जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। हमारा आज का टॉपिक है सेट्स। सेट्स आपके क्या होते हैं? सेट आपका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आप एलिमेंट ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं। The set is the fundamental discrete structures on which all other discrete structures are built. Set notation. Set notation क्या है? हम जो set है उसके नेम को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस लेटर के थ्रू और जो सेट में एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर के थ्रू। अब लेट अगर हमारे पास कोई सेट है और हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जो उसके अंदर एलिमेंट है आइदर वो उसमें मौजूद है या नहीं है, उसका पार्ट है या नहीं है। हमारे पास सेट है जिसका नेम है एस और उसका जो एलिमेंट है उसे हमने एज्यूम कर लिया है वो ए है। तो अगर वो उसका पार्ट होगा तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ सेट एस। और इसी तरह अगर वो उसका पार्ट नहीं होगा तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एस। एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखें, अगर आपके पास सेट है जिसका नेम है एस और उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं तो हमने उसे बताना हो तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में जो सिंबल यूज किया है उसी सिंबल को हम यूज करेंगे। आपका 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट एस, इसी तरीके से आप 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट एस, 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट एस। आप सब जो हैं उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या इन 5 के अलावा कोई और नंबर आपके सेट का पार्ट है? जी नहीं, वो हमारे सेट का पार्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एस या 9 8 जो भी आपका नंबर है जो हमारे सेट का पार्ट नहीं हो। द एलिमेंट ऑफ सेट, जो सेट के एलिमेंट हैं इनके रिलेटेड आपको एक दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। उनमें पहला पॉइंट क्या है कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आपको अभी ये एक सेट है आपके पास ए बी सी डी एंड ई एंड सेकंड सेट है आपके पास सी ई ए डी एंड बी। तो क्या ये दोनों सेट सेम है? जी एग्जैक्टली ये दोनों सेट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो ऑर्डर ऑफ सेट है वो मैटर नहीं करता। जो आपने एलिमेंट ऑफ सेट के रिलेटेड आपने बात याद रखनी है वो है कि अगर आपका कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट जो सेट का है वो एक से ज्यादा दफा आप रिपीट हो रहा है तो तब हम जो उसकी डुप्लीकेशन है उसे इग्नोर कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें ए जो है वो 3 दफा रिपीट हो रहा है और फिर आपके पास बी एंड सी हैं। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसे सिंपल ए बी और सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारी रेपिटेशन होंगी, जो हमारी डुप्लीकेशन होंगी उन्हें हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ वी कैन डिस्क्राइब अ सेट। तो सेट को डिस्क्राइब करने के बेसिकली हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है आपके पास लिस्ट ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट, जिसे आप रोस्टर मेथड भी कहते हैं। और सेकंड वन है आपके पास गिव अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैरेक्टराइज ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट, जिसे आप सेट बिल्डर नोटेशन भी कहते हैं। अब हम बारी दोनों की एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट वन हमने जो हमारा सेट को डिस्क्राइब करने का मेथड है वो है लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस यूज करते हैं और उसके अंदर आपके एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट को हम दो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। जैसे अब आपके पास एग्जाम्पल है कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने उस सेट का कोई नेम रखना है। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कि हमने सेट का नेम रखा है वी। तो अब उसमें इक्वल का साइन आएगा फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। तो उसके अंदर आपके जो वॉवल्स होंगे वो आ जाएंगे। तो आपके वॉवल्स कौन कौन से हैं?
A, E, I, O और U। इस तरीके से आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपका यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन हम किस वक्त यूज करते हैं, जिस वक्त हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, उसके थ्रू हम अपना जो सेट है उसे डिस्क्राइब ना कर पा रहे हैं। In set builder notation, we give a rule that characterize all members of a set। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे आपके पास एक सेट है जिसका नेम है S, तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, इसे आप कैसे रीड करेंगे, X such that X is the square of an integer। अभी हम इसकी एग्जांपल फर्दर भी करेंगे। यूज सेट बिल्डर नोटेशन टू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ दिस। फर्स्ट आपके पास क्या है, द सेट O, अब ये सेट का नेम गिवन है, ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब उस सेट के अंदर क्या आने चाहिए, ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो 10 से लेस हैं। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने सेट का नेम रखना है। सेट का नेम आपका क्या आएगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो आपका O आएगा। फिर हमारी कर्लीज ब्रैकेट्स ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, और कर्लीज ब्रेसेस में आप क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर नोटेशन का वे है x सच दैट x, उसे लिखेंगे, और बाकी आपको जो स्टेटमेंट गिवन होगी उसे हम लिख देंगे, x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। सेकेंडली, अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हों, क्या आप उसे सेट बिल्डर नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे जो ये हमें एलिमेंट दिए गए हैं, ये कौन से ग्रुप ऑफ नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके कौन से ग्रुप ऑफ नंबर से बिलोंग करते हैं, ये आपके नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 3, 6, 9, 12 हर एक के दरमियान 3 का गैप है, और ये मैक्सिमम ये x की लिमिट है वो कहां तक है, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि मैक्सिमम अपर बाउंड जो हमारे पास वो क्या है, वो है 12। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ सेट। कॉन्स्टिट्यूट मींस दैट टू बिल्ड, एस्टेब्लिश करना। अब आपने नोट करना है, जो कर्लीज ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज होती है उसे हम सेट कंसीडर करते हैं। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि आइदर वो जो ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट नहीं है, या कुछ नेम्स हैं कुछ नंबर्स हैं, तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, सेट कंसीडर करते हैं। लेट अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आ जाए जिसमें आपके नंबर्स भी हों, आपका देखें फर्स्ट आपका एक कंट्री नेम है इटली, 7, आईपॉड 2.7, स्लीपी, तो क्या ये आपका लीगल सेट होगा? जी, ये आपका लीगल सेट है। सेकंड वन है जो टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। जो दो सेट हैं वो किस वक्त इक्वल होंगे, जब उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एग्जैक्टली सेम हों। और एक दफा मैं फिर दोबारा इधर रिपीट कर दूं, एग्जैक्टली सेम आपने चेक करना है, आपने उनका ऑर्डर चेक नहीं करना, क्योंकि सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर दो सेट इक्वल हैं तो तब हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके पास सेट ए है और बी है, अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम जो हैं एलिमेंट हैं तो तब हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ये क्वांटिफायर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। देखिए जो x आपका है वो एलिमेंट होना चाहिए a का, और जो x आपका जो भी नंबर आपने लिया है वो b का एलिमेंट भी होना चाहिए। और ये कितने x के लिए है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का क्या मतलब है कि ये जितनी भी आप x की वैल्यूज पुट करेंगे ये कंडीशन सबके लिए ट्रू होना लाजमी है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कहते हैं। Yes, it is still considered a real set
even though it has no element। आपसे क्वेश्चन हो सकता है क्या कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो? तो जी, हमारा जो एम्प्टी सेट है वो ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम इसे सेट काउंट करते हैं। इसे हम दो वे से डिनोट कर सकते हैं। एक आपके पास है फाई और सेकंड आपके पास ये कर्लीज ब्रेसेस जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इन दोनों वे से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट है वो किसी और सेट का एलिमेंट हो सकता है। कैसे? जैसे आपका ये सेट आपको नजर आ रहा है, सेट ए है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है और एक आपके पास एलिमेंट है ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट ए के अंदर कितने हैं, तो वो दो हैं। कौन कौन से? एक आपका एम्प्टी सेट और सेकंड वन आपका जो ए आपको इस सेट में गिवन है। एक सेट है बी, उसके अंदर सिर्फ एक एम्प्टी सेट ही है। तो इसके कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? इसके अंदर एक एलिमेंट है। कौन सा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपके पास, अगर वो सेट नहीं है, अगर सिंपल आपने फाई का निशान लगाया है या फिर अगर आपने सिर्फ कर्लीज ब्रेसेस आपने ऐड कर दी होती, तो तब उसमें कितने एलिमेंट होते? फिर आप कह सकते हैं क्योंकि वो एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर 0 एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम्स। हम जो अपने सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स की मदद लेते हैं वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम में बेसिकली तीन शेप्स यूज होती हैं। जो आपकी रेक्टेंगल है वो आपकी यूनिवर्सल सेट या डोमेन जो आपकी कहलाती है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। सेकंड आपका सर्कल है, सर्कल और बाकी कुछ और भी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं जो आपका जो सेट है उसे रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर आपके पॉइंट्स या वर्ड की फॉर्म में हम जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में जैसे अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हु आर टीचिंग CSE 2813, ये एक कोर्स है जो वो पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी? हमारी डोमेन आएगी। डोमेन में आपके में एलिमेंट कौन कौन से होंगे? आपके यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोफेसर, आइदर वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो उसमें हमारे ये 5 प्रोफेसर हैं। और अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ वो प्रोफेसर जो हमारा ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, CSE 2813। मतलब जो हम उसे सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं, हम सी का नाम दे दें लेट। तो ये आपका वो सर्कल जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्मिथ, जॉन्स और ब्राउन वो प्रोफेसर हैं जो CSE 2813 कोर्स पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट। The set A is said to be a subset of set B if and only if every element of set A is also an element of set B। जो सेट A है उसे आप सेट B का सबसेट किस वक्त कहेंगे? जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हों, तब हम उसे क्या कहेंगे कि सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B। और इसे हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? वो A इज द सबसेट ऑफ B, ये आपके पास सामने शो हो रहा है। A is the subset of B is true if and only if the following quantification is true। तो कौन सी क्वांटिफिकेशन है आपके पास? जो भी एलिमेंट A का है उसके लिए जरूरी है कि वो एलिमेंट B का हो। और बाहर आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे स्टडी किया था कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर मींस दैट, जिसे हम क्या रीड कर सकते हैं? फॉर ऑल या एवरी। तो हम इसे क्या रीड कर सकते हैं? फॉर एवरी एक्स, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन एक्स शुड बी एलिमेंट ऑफ सेट बी। सबसेट में फर्दर हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आपका एम्प्टी सेट है वो आपका सबसेट होता है हर एक सेट का। अगर हम इसे मोर प्रिसाइजली कहें तो हर नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है। एक चीज आपने और जहन में रखनी है, अगर दो सेट
इक्वल हैं, इफ टू सेट्स आर इक्वल, हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास सेट ए है, एक हमारे पास सेट बी है, अगर वो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B के सारे एलिमेंट A में होंगे, क्योंकि वो इक्वल हैं, इसलिए हम उसे दोनों तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Moreover, it should be self-evident that every set is a subset of itself. तो जो भी सेट है उसके अंदर अपने सारे के सारे एलिमेंट होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ A एंड प्रॉपर सबसेट। अब ये सबसेट की आगे एक टाइप है जिसे आप प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फर्स्ट तो आपने याद रखना है सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक पॉइंट और ऐड होता है, वो है कि ये तो आपने चेक करना ही है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं या नहीं है। उसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कि A और B को इक्वल नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे अगर A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट A में मौजूद ना हो, तब हम कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? सिंपल एक लाइन का डिफरेंस है सबसेट और प्रॉपर सबसेट के सिंबल में, तो इसे इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ। लेट अगर हम प्रॉपर सबसेट को यूजिंग वेन डायग्राम अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें, तो सबसे पहले क्या हमारी डोमेन आती है। डोमेन के बाद अब आप लोगों ने जहन में रखना है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद होने चाहिए, मतलब B जो है वो आपकी ब्रॉडर टर्म है, और B के सारे एलिमेंट A में मौजूद नहीं होने चाहिए। लेट ये अगर आपका B है तो B के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो A आपका जो है वो सबसेट होना चाहिए B का। देखें अगर आप इस डायग्राम को देखें तो B के जितने भी एलिमेंट हैं वो A में मौजूद नहीं है। जो आपको ये येलो पोर्शन नजर आ रहा है, इट्स मीन दैट कि ये A के स्कोप से बाहर हैं, ये A के सेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम B की बात करें तो B के अंदर येलो पोर्शन और ब्लू पोर्शन दोनों है, मतलब B के अंदर सारे एलिमेंट हैं जो A के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो कार्डिनैलिटी से क्या मुराद है? अगर आपके पास सेट S है और उसमें जो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो काउंटेबल हैं एलिमेंट, तो हम उस सेट S को कहेंगे फिनाइट सेट। सेकंड, उस सेट S के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन्हें हम कहेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट, और हम इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अगर हमारे पास एक सेट है एस जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 5 6, हमने इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जो भी सेट आपको गिवन है उसमें जितने एलिमेंट होंगे उन्हें काउंट कर लेना। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट हैं? 4, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 4। इसी तरीके से एक और सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8 सो ऑन, इसका मतलब है सेट ऑफ इवन नंबर्स जो 2 से स्टार्ट होकर 20 तक जा रहे हैं। तो टोटल हम काउंट कर लेंगे हमारे पास इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 10। फिर है पावर सेट। द पावर सेट ऑफ S इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S। पावर सेट मीन कि जिस भी सेट का आप पावर सेट ले रहे हैं उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो उसके पावर सेट कहलाते हैं। और पावर सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P ऑफ S की फॉर्म में, या फिर हमें 2 और उसके जो पावर में हम उसकी सेट की कार्डिनैलिटी ले लेते हैं। जैसे अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारे पास सेट है S जिसमें एलिमेंट हैं A और B, तो पावर सेट हम P ऑफ S कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने याद रखना है हम
जो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आपके पास सिंगल सिंगल एलिमेंट आएंगे, ए आएगा, बी आएगा, फिर आपके पास जो पेयर्स की फॉर्म में आएंगे ए बी। और अगर आपने फाइंड करना हो कि आपका जो सबसेट कितने बनेंगे, मतलब आपके जो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप 2 की पावर में जो आपका ओरिजिनल सेट है उसकी कार्डिनलिटी लिखें, तो तब आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो। तो ये ऑलरेडी जो हमने एग्जांपल की है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिप्रेजेंट करता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट को। और कार्डिनलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर उसकी कार्डिनलिटी कहलाते हैं। Here S has 2 एलिमेंट A and B, जो मैं अभी आपको लास्ट स्लाइड में बता भी रहा था फाइंड करने का वे, तो वो इधर एक्सप्लेन किया गया है कि आप अगर आपका एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर लेंगे, तो जिसका आंसर आएगा 4। तो हमारा जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4। वो हम लास्ट स्लाइड में देख भी चुके हैं। And 4 is the number of subset of S or the cardinality of the power set of S। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक स्पेशल केस है, the power set of the empty set is a special case। जो empty set है, जब इसके पावर सेट की बात आती है तो ये एक स्पेशल केस है। तो क्या है जी empty set का पावर सेट? जब आप empty set का पावर सेट लेंगे तो एक चीज आपने याद रखनी है कि फर्स्ट तो जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये जो फर्स्ट आपके पास आया है ये तो एज बाय डेफिनेशन आया, और सेकंड जो एम्प्टी सेट है वो आपका एज एन एलिमेंट आया है। तो इस वजह से जब भी आपसे कोई पूछे कि जो एम्प्टी सेट है अगर हम उसका पावर सेट लें तो हमारे पास कितने एलिमेंट आते हैं, तो हमारे पास 2 एलिमेंट आए। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। टू रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी वी यूज द सिंबल क्रॉस एज इन ए क्रॉस बी। सिंपल, अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं ए एंड बी, एंड सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सेट है वाई जिसके एलिमेंट हैं एक्स एंड वाई। तो हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस वाई लिखेंगे, और सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सेट है उसका जो पहला एलिमेंट है उसे पिक करेंगे, और सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, इस केस में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपने ए पिक किया, आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट से, क्या बन जाएगा, ए एक्स ए वाई। फिर अब आपने सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब आप सेकंड एलिमेंट पिक करेंगे फर्स्ट सेट का जो बी है, तो आप क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे जो बन जाएगा बी एक्स एंड बी वाई। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सेट नोटेशंस विद क्वांटिफायर्स। अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन गिवन हो जिसके अंदर यूनिवर्सल एक्स हो एंड दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एस पी ऑफ एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा, इट्स मीन दैट कि जितने भी एक्स हैं जो उस सेट एस का सेट एस के एलिमेंट हैं, वो सब के सब जो हमारा प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स है, अगर हम उनकी वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक और टाइप है एक्सेंशियल क्वांटिफायर की। एक्सेंशियल क्वांटिफायर अगर आपका यूज हुआ हो तो इट्स मीन कि आपके कुछ एलिमेंट जो इस सेट का हिस्सा है, या एटलीस्ट एक एलिमेंट जो इस सेट का हिस्सा है, उसके लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। अगर आपके पास एक सेट S है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और आपके पास एक प्रेडिकेट गिवन है p of x that is x less than x plus 2, तो अब अगर आप फर्स्ट लाइन को देखें, उसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट एस सेट के अंदर हैं उन सब के लिए ये जो प्रेडिकेट p ऑफ x है इसका आंसर ट्रू आता है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप पहले
x की जगह पे 1 पुट कर लें तो आपका आंसर 1 इज लेस देन 3 आ जाएगा। फिर 2 पुट कर लें, 2 इज लेस देन 4 आ जाएगा। फिर 3 पुट कर लें, 3 इज लेस देन 5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर थे उन सब के लिए हमारा आंसर क्या हुआ, ट्रू हुआ। नेक्स्ट देखें आप, आपके पास अगर एक्जेंशियल क्वांटिफायर हो तो एक्जेंशियल क्वांटिफायर का क्या मतलब, जो एक्जेंशियल क्वांटिफायर है इट्स मीन दैट कि जो सेट एस है इसमें जितने एलिमेंट हैं उनमें से कुछ या एटलीस्ट एक जो एलिमेंट है वो हमारा इस प्रेडिकेट की जो स्टेटमेंट है अगर हम उसकी वैल्यू इधर पुट करें तो हमारा आंसर ट्रू आता है। हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, आपका आंसर ट्रू है। अगर हम 2 पुट करें 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज फॉल्स। अगर हम 3 पुट करें 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज आल्सो फॉल्स। तो आपने देखा अगर हमारा एक्जेंशियल क्वांटिफायर होगा तो इट्स मीन दैट कि जो हमारा सेट एस होगा उसमें से कुछ एलिमेंट या एटलीस्ट एक एलिमेंट हमारा जो प्रेडिकेट है उसके लिए उसका आंसर ट्रू आएगा। हमारा आज का लास्ट टॉपिक ट्रूथ सेट्स ऑफ क्वांटिफायर्स। तो ट्रूथ सेट ऑफ क्वांटिफायर्स सिंपली क्या मतलब है कि अगर आपके पास प्रेडिकेट P है और डोमेन आपके पास D है तो जितनी भी उस डोमेन में से वैल्यू उस प्रेडिकेट के लिए ट्रू आती हैं तो वो आपका ट्रूथ सेट कहलाता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसमें यूज हुआ है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, हमारी डोमेन में क्या था 1 2 और 3 जो हमारे सेट का पार्ट था। तो क्या वो जब हमने उन्हें पुट किया अपने प्रेडिकेट के अंदर तो तीनों के लिए हमारा आंसर ट्रू आया, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। तो जिसके लिए आपका आंसर ट्रू आता है वो आपका ट्रूथ सेट का पार्ट होता है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल जो लास्ट स्लाइड पे हमने की थी एक्जेंशियल क्वांटिफायर के लिए, उसमें सिर्फ हमारा 1 के लिए आंसर ट्रू आया था, 2 और 3 के लिए फॉल्स आया था। तो हम क्या कहेंगे, हमारे ट्रूथ सेट में कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 1 आएगी उस सेकंड एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। द ट्रूथ सेट ऑफ P of X is denoted by X belong to D, D means domain such that P of X, मतलब इसका क्या है कि those elements of domain D such that P of X is true, सिर्फ वो एलिमेंट जिनके लिए हमारा P of X ट्रू आया। अब जी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, होमवर्क एक्सरसाइज है, आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो तब आप इधर कमेंट करें या मेरी मेल गिवन है आप मुझे मेल करें तो इंशाल्लाह मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।